जब एक जानिब आर्मी चीफ भी कहें, वजीर आजम भी कहें कि अफगानिस्तान के अंदर हमारा कोई पसंदीदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अफगान हुकूमत और रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बैशिंग होती रहे, तो यह किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है खित्ते के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए? देखें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में आप ये देखें कि इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है ये अशरफ गनी की हुकूमत में। 4-4.5 बिलियन डॉलर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके हैं। मज़ार शरीफ की कंस्ट्रक्शन के लिए, एक मज़ार की कंस्ट्रक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $5 मिलियन दिया कि वो वहाँ पे उनका किसी तरह फादर ऑफ द नेशन बन जाए। और अमेरिका जो है उसके साथ वो क्वाड एक्सरसाइजेस का वो पार्टनर बन गया, और उसमें जापान भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये तो पूरी एक उनकी लाइन टो कर है ना। तो अशरफ गनी तो आपको पता है एक पपेट गवर्नमेंट है, और अशरफ गनी, मेरा हिसाब है, मैं आपको अंदाजे से बताता हूँ कि 6 हफ्ते तक अशरफ गनी की हुकूमत नहीं होगी। और ये आज से 6 हफ्ते तक आप देखेंगे काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत उलट जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा प्रेशर आना है। क्योंकि अफगानिस्तान में ये नहीं है कि तालिबान टेक ओवर कर लेंगे तो एक किसी जमात का टेक ओवर हो गया। वो वॉर लॉर्ड्स की कंट्री है, उनके जितने भी सूबे हैं हर एक में कोई ना कोई वॉर लॉर्ड है, और वो सारे अपनी अपनी हेजमनी कायम करने के लिए वो उठेंगे, सर उठाएंगे, और उसका जो विक्टिम है वो सिविलियंस होंगे। अब अफगानिस्तान के 5 ममालिक के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है, तो इनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें पश्तो स्पीकिंग लोग हैं। तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है वो तो सिर्फ पाकिस्तान पे आना है। पाकिस्तान आज भी 40 लाख लोगों को पाल रहा है 20 साल के बाद अफगानिस्तान के, जिन्होंने हमारी मत मारी हुई है, वैसे ही उन्होंने हमारी इकॉनमी की मत मारी हुई है। अशरफ गनी अगर इतना इज्जतदार है और इतना ही वो अब्दुल्ला के पेट में इतने मरोड़ हैं, तो ले जाए अपने 40 लाख रेफ्यूजी जो पाकिस्तान के टुकड़ों में पल रहे हैं। फिर अगर इतने ही इज्जतदार हैं, अगर इतने खुददार हैं, या पाकिस्तान को दे पैसा पिछले 20 साल का जो उनके पर खर्च हुआ। 1 लाख तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड वगैरह लेनी है, वो यहाँ पे कारोबार करते हैं, उन्होंने शादियां करके न्यूट्रलाइज हो गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन एलाय था अमेरिका का वॉर ऑन टेरर के ऊपर। पाकिस्तान का $75 बिलियन का माशी लॉस हुआ, 75,000 पाकिस्तान की जानें गई इंसानों की, और तकरीबन $120 बिलियन का लॉस हुआ। तो पाकिस्तान ने तो बड़ी क्यूमुलेटिव इसकी प्राइस भरी है। अब पाकिस्तान को आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा मसला है? तो हमारा मसला जो है वो सिर्फ इतना है कि अमेरिका चाहता है हम चाइना से डिस्टेंस कर लें। अमेरिका चाहता है हम गवादर जो है उससे स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग हो जाए चाइना की। अमेरिका चाहता है बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसको यहाँ बेसिस मिल जाए। तो जब तक हम इनमें से कोई बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी। और इस वक्त जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो इंतहाई नालायक और नकारा फॉरेन ऑफिस है। और हमारे जो NSA वाले हैं, मुझे उनकी भी समझ नहीं आती। मोहित यूसुफ अमेरिका जाता है, कहता है जी आप फ़ोन नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ये काम है जाके कहना कि आप फ़ोन नहीं कर रहे। बाद में कह रहे हैं कि वो ट्वीट भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि जी मेरा मतलब था आप फेसबुक पे कर लेते, व्हाट्सएप पे कर लेते। व्हाट रबिश। जब ये हाल हो जाए आपकी फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन ऑफिस का, फिर किसी और को क्या ब्लेम करना? आपके सारे नलायक और इनकॉम्पिटेंट मीडियोक्रिटी जो है वो प्रिवेल करती है, वो बरी हुई है यहाँ पे। तो आपने उसका असर उठाने मिल रहा है। मुबशर साहब, ये तो होगी खित्ते की सूरत हाल। ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं। कल PDM का इजलास हुआ, उस पर मौलाना साहब ने भी अपना एक बयानिया जारी किया। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बोले और उन्होंने मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात की। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह जुनैद सफदर की शादी कि उस पर नहीं जाने दे रहे, कोई ऐसा मामला कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो अचानक एक ट्वीट आया और उसके बाद सारे TV चैनल्स पर यही डिस्कस होना शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं कि मरियम ने वो ट्वीट जानबूझ के किया? उस ट्वीट को करने की वजूहत क्या थी? उस पर सियासत कर रहे हैं। हर जलसे में, हर तकरीर में, हर ट्वीट में अपने मफाद के लिए ये भूल जाती है कि ये क्या बातें कर रही है। ठीक है ना? बेटा लंदन में, उसकी शादी लंदन में, बाप लंदन में, भाई लंदन में, जायदाद लंदन में, घर लंदन में, दौलत लंदन में, कारोबार लंदन में। नवाज शरीफ की 35 साल की लेगेसी है। कोई पसंद करे या ना करे, नवाज शरीफ 3 बारी वजीर आजम रहा इस मुल्क का। उसकी काबिलियत है, उसकी सब कुछ है, लेकिन उसकी अपनी औलाद के हाथों वो मार खा गया। मुबशर साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की PDM के इजलास में शिरकत, उसके बाद कराची का जलसा, क्या कराची का जलसा होगा? और क्या शहबाज शरीफ ही आगे मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे? अगर शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को नहीं लीड करेंगे राना साहब, तो मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी।
इसका बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि हॉक्स और डव्स के अंदर जो है ना, डव्स की बात आपको सुननी पड़ेगी कि जो आपके रियासत के बयानिए के साथ चलें, जो आपके रियासत के बयानिए को हर वक्त उसको जो है उसे टक्कर ना लगाए, जो अपनी सियासत के लिए, अपने मफाद के लिए मुल्क की बोटियां ना नोचें। तो यानी ये दो ग्रुप्स में बड़ी वाज़ेह इश्तराक यानी अलहदगी होनी पड़ेगी। और मेरी जो इत्तला वो ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि या ये पार्टी मरियम नवाज चलाएगी या ये मैं चलाऊंगा। तो अभी भाई साहब जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ प्रिवेल करेंगे और शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो लीड करेगी। आप देखा ना, कल अब ब्लफ कॉल कर दिया ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसने कह दिया ना कि कर ले, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस कर लेते हैं। और पंजाब में नो कॉन्फिडेंस, वो तो कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। एक तरफ जो आपका 32 नंबर कम थे वो जहांगीर तरीन ग्रुप में पूरे हैं, 32 के 32 आपके पास पूरे हैं। वहां पे एक दिन में नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। लेकिन अब मरियम साहब की तरफ से भी तो पॉजिटिव इशारा आ गया। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं आप दिखा दें, हम आज ही हुकूमत गिरा देते हैं। वो जनाब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप ना उनकी है ना इनकी है ना इमरान खान की है। मरियम बीबी की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हुकूमत गिरती है तो कौन बनेगा सीएम? हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज शरीफ को वो देखना नहीं चाहती वहां पे, तो सारी तो सियासत खत्म हो गई उसकी। फिर वो तो बैक सीट पे हो गई ऑलरेडी मुस्लिम लीग की, ऑटोमेटिकली चाचे क्या वो तो कजन से पीछे हो गई। तो ये पूरी की पूरी जो पीडीएम है, इसको दोबारा से जो झटके देने हैं वो मरियम बीबी ने देने हैं, किसी हुकूमत ने नहीं देने। हुकूमत तो अपने मसाइल में फंसी हुई है। लेकिन मुबशर साहब आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान जो सदारती उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनके मुकाबले में इन्होंने अपना मुश्तरका उम्मीदवार ले आए हैं। तो क्या ये पीडीएम में भी आपको इकट्ठे होते दिखाई देते हैं, या फिर मफाद किसी एक जगह पे हो सकता है, मुकम्मल नहीं हो सकता? मुकम्मल मुकाबला नहीं होगा जी, इनकी सियासत एक दूसरे के खिलाफ है। ये कैसे मुकम्मल हो सकता है? दूसरा, मफाद का मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी हुकूमत छोड़ देंगे इनके लिए। नून लीग के पास तो कोई हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध में हुकूमत है, वो इनके कहने पे हुकूमत थोड़ी छोड़ेंगे अपनी, वो इनको आगे पुश करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनका मफाद वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन तक इमरान खान को ले जाएं और उसको एक पॉपुलैरिटी वेव जो है उसके ऊपर ना राइड करने दें, ताकि इनको कुछ हिस्सा मिल सके उसमें। इससे ज़्यादा ये एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते, ये एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते। ये तो बड़े अपना चेक एंड बैलेंस के साथ तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये तो खाने एक दूसरे के करते हैं, तो पहले फूड टेस्टर जाके खाना टेस्ट करते हैं कि इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ, कोई इसमें जमाल गोटा तो नहीं मिला हुआ। मुबशर लकमान साहब, आपको नजर आता है कि 2023 या 22 इलेक्शन कब होंगे? देखें, मुझे सारे कह रहे हैं कि 2022 में इलेक्शन होगा। मुझे नहीं लगता 2022 में इलेक्शन होगा। मेरे ख्याल में इलेक्शन 2023 में होगा, और हर आदमी कन्विंस्ड है कि 2022 में होगा। और वो उस सूरत में हो सकता है कि अगर इमरान खान कहें कि 1 साल पहले मैंने इलेक्शन करानी है। मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि पीटीआई ने कोई खातिर खा काम नहीं किया, कोई पिछले 3 साल में कोई आला कारकर्दगी नहीं है उनकी, तो अगले 1 साल में वो कुछ नहीं कर सकते। उनको मिनिमम 2 साल चाहिए कि कुछ सड़कें बनवा लेंगे, कुछ और कुछ नहरें खुदवा लेंगे, उनकी वो भल सफाई करा लेंगे, ये 2-4 लेपा लापी के काम कर लेंगे जिसमें इलेक्शन तक जा सकते हैं। अगर अगले साल इलेक्शन में जाएंगे तो फिर तो ये अपना बिल्कुल फटा गोल करेंगे। आप देखें ना, वो बड़े आराम से आपके कैंटोनमेंट बोर्ड के अब आपके इलेक्शंस होने लगे हैं, बल्दियात के। मैं आपको अभी बताता हूँ, उन्होंने हवा बनानी शुरू कर दी है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई जीत रही है। मैं आपको अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। अब नॉर्मल जो बल्दियात के इंतखाबात हैं वो मार्च में होते हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। वो पीटीआई इवैल्यूएट करेगी कि वो किस पोजीशन में है। अभी तो वो नहीं है इस पोजीशन में, तो कैसे वो अगले साल इलेक्शंस करवा देंगे? अगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते मार्च में, तो जनरल इलेक्शन कैसे हो जाएंगे?